हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं ये सेकंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस और ये फर्स्ट प्रश्न पत्र है जिसमें हम लेसन नंबर 3 देख रहे हैं। अब लेसन नंबर 3 पता होगा, यहाँ पे लिखा है आपके सामने, पहले ही मैंने आपको ईजी बना दिया है कि बुक का जो टॉपिक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो बुक है उसको हूबहू आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें इसका नाम है तुलनात्मक पद्धति, क्योंकि जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है इसमें तुलनात्मक शासन व्यवस्था और उससे संबंधित ही ये टॉपिक है, या ये जो बुक है उस तुलनात्मक गतिविधि यानी राजनीति के अंतर्गत एक शासन व्यवस्था, एक कानूनी व्यवस्था, ठीक है ना, उनका अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह से ये शासन के अंदर कानूनी पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन को शामिल किया गया है। अब तुलनात्मक पद्धति क्या है उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे सिडनी वर्मा ने एक लाइन लिखी है जिसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। यदि आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, मतलब तुलनात्मक राजनीति को अपनाना चाहते हैं, तो मात्रा वर्णन से काम नहीं चलने वाला है। सिर्फ मात्रा वर्णन से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के सैद्धांतिक पक्ष, ध्यान रखेंगे, समस्याओं के सैद्धांतिक पक्ष का अन्वेषण करना होगा। शासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। तो यहाँ पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों का अध्ययन भी जरूरी होता है। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति में सब कुछ जो कह सकते हैं राजनीति से जुड़े जो क्षेत्र होते हैं उन सब का अध्ययन करना होता है। तो ये बात किसने कही है? सिडनी वर्मा ने कही थी। तो ये आप इसको नोटेड मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो इसमें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की विधि को सामान्य से तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। वैसे आपको पता होगा तुलना क्या होता है, कंपैरिजन, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करना कि भाई बेहतर कौन है, तो यही कहलाता है तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक पद्धति। तो हम यहाँ पे राजनीति में दो अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को, दो अलग अलग आनुपातिक साक्ष्यों को तुलना करेंगे और तुलनात्मक पद्धति से बेहतर संभावित रिजल्ट है वो सामने आता है। तो ये तुलनात्मक पद्धति है वो राजनीति में अपनाई गई, क्योंकि अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन तुलनात्मक रूप में किया जाता है। अब देखें यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस में तुलना से यह जानना संभव है कि क्यों कोई राजनीतिक व्यवस्था विशेष प्रकार से विशेष प्रकृति की होती है, क्यों अलग है कोई राजनीति की व्यवस्था, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था सबसे अच्छी है और ऐसा होने पर किस प्रकार श्रेष्ठ बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ की राजनीति और दूसरे देश की राजनीति को तुलना करें तो वो बेहतर क्यों है, उसमें ऐसी क्या बात है या क्या खूबी है कि वो राजनीतिक वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बेहतर है। तो हम जब तुलना करेंगे तो हमें वो पता लग जाता है। तो ये जरूरी भी है और इसके लिए उस राजनीतिक व्यवस्थाओं की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करनी होती है। राजनीति शास्त्री यह भी जानना चाहते हैं कि क्यों अमुक देश इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं घटती हैं और उस प्रकार की व्यवस्था वाले अन्य देशों में नहीं घटती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक देश में जब कुछ हलचल होती है राजनीतिक क्षेत्र में तो वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसी ही एक राजनीतिक व्यवस्था दूसरी देश में भी है। तो अब मान लीजिए दो देश है, लेकिन एक देश, दोनों देश की राजनीतिक व्यवस्था सेम है, फिर भी एक जगह पे हलचल ज़्यादा हो रही है और दूसरी जगह पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम वहाँ के लोगों के अनुभाविक साक्ष्यों को, अनुभवों को, उनके व्यवहार को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और हमें पता लगता है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति से ही संभव हो पाता है, क्योंकि एक व्यवस्था स्थिरता के लक्षण रखती है और दूसरी व्यवस्था आए दिन उथल पुथल होती रहती है, जो भी मैंने बताया। इन सब बातों को जानने के लिए राजनीतिक संस्थाओं को, प्रक्रियाओं को, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही काफ़ी नहीं होता है। यह तो तभी संभव हो पाता है जब एक देश की राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था तुलना की जाए। हम जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तभी तो पता लगेगा। एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की विधि को तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। आपको वापिस ये लाइन में बता रहा हूँ कि एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने की जो विधि है वही तुलनात्मक पद्धति है। जैसे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करते हैं और तुलना करने की
व्यवस्था से हम कुछ नया सीखते हैं तो यही एक देश के दूसरे देश से तुलना करना ही तुलनात्मक पद्धति कहलाता है। तो यही जो पार्ट यानी जो लेसन है वो इसी बेस पर आधारित है। आगे देखना है कि इस पद्धति के अंतर्गत यानी तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता जो भी अध्ययन करते हैं वो अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उसके संगठन, उनकी नीतियों, कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो अब ये आप समझ गए तुलनात्मक पद्धति को, यहाँ पे हम लगभग समझ गए हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन उसको और अच्छे से हम अलग अलग विद्वानों के विचार से समझते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की और क्या मीन्स या अर्थ हमारे सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग बहुत पहले होता हो गया है। मैंने आपको ये शायद पहले भी थोड़ा पढ़ा है, आपको ध्यान होगा अगर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है और मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, आपको ध्यान होगा कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद ही उसने एक सर्वोत्तम विधान के बारे में बताया था। यानी जो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, कहीं ना कहीं उसने बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इस तरह से इसने बहुत बेहतर व्यवस्था कैसी हो उसका चुनाव किया। तो ये इस तरह से उन्होंने अपने विचार दिए, यानी उन्होंने क्या किया, उस समय तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आप ये समझ गए होंगे कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति यहीं से नहीं, अरस्तु के समय से भी चली आ रही है। तो हम जब कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो दो चीज़ों के बीच से तुलना करके सही चीज़ को अपने आप ग्रहण करते हैं या अपनाते हैं। तो इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा था और उसके सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा भी उन्होंने यही बात कही थी, यानी अलग अलग देशों की जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में विचार दिया था कि कौन सी शासन व्यवस्था उस राज्य के लिए बेहतर है। तो उसके लिए उसने अलग अलग शासन व्यवस्था को अध्ययन किया और जो बेहतर था वो विचार उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे। आपको पता होगा द प्रिंस इसकी जो पुस्तक है उसमें उसने बेहतर तरीके से बताया कि कोई भी शासन व्यवस्था तभी बढ़िया हो सकती है जब वहाँ पर राजतंत्र हावी हो या उसके पास शक्ति हो। तो इस तरह से उन्होंने, यानी मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है, इसके द्वारा हम विभिन्न सरकारों का भी अध्ययन करते हैं और साथ साथ हम अलग अलग वहाँ की संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और आप लगभग जान गए होंगे कि तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है। फिर भी आप यहाँ पे देखिए कि जब तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से यांत्रिक की तुलना मात्र नहीं रह जाती है, अब इसका प्रयोग सृजनात्मक यानी तुलना अब क्रिएटिविटी तौर पे होगी, यानी जहाँ पे हमें सही लगता है, अनुभव करते हैं, उस रूप में इसका अध्ययन और उसकी तुलना की जाती है, तब वह तुलना भी अर्थपूर्ण होती है। यानी तुलना भी उस चीज़ का करें जहाँ से हमें कुछ प्राप्त करना हो। बेवजह हम किसी अगर शासन व्यवस्था की तुलना करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। तो यह एक सर्वमान्य सत्य है कि यांत्रिक की तुलना किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना किसी गांव के सरपंच से की जाए, ठीक है, तो यह तुलना केवल यांत्रिक ही होगी और ऐसी तुलना में न तो प्रधानमंत्री के बारे में और न ही सरपंच के बारे में कोई अर्थपूर्ण जानकारी निकल सकती है। बिल्कुल सही है, यानी हम जब तुलना कर रहे हैं ना तो उसका कोई वैल्यूबल बेस होना चाहिए या समानता होनी चाहिए। हम जैसे अभी ये एग्जाम्पल में बताया कि भारत के प्रधानमंत्री और सरपंच की तुलना करें और फिर हम कहें कि ये वो, तो अब ये तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस दोनों में बहुत सारा फर्क है और दोनों का काम अलग है, हर तरह का लेवल अलग है और इसको हम समझेंगे और इसके लिए तुलना करेंगे तो बेवजह और अर्थपूर्ण साबित नहीं होती, इसको यांत्रिकी कहा जाता है। हमें जब तुलना करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री को और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से तुलना करें, तब जाके वो तुलनात्मक अध्ययन भी सही साबित होता है। अब तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग विशेष अर्थों में होना लगा है और ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया बनेगी, यानी क्रिएटिविटी होगी, इसमें भी एक विशेष चीज़ों को ध्यान रखा जाने लगा है और इस नए अर्थ में इसका प्रयोग बहुत अधिक कठिन बन गया, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में तुलना घटना की अपनी इच्छा मानस, और यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों में इस पद्धति का प्रयोग अधिक प्रेरक हो गया है, अधिक अनुभव के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। चुनौती वाला पर साथ की फलदायक बन गया, यानी चुनौती भी है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इससे अच्छे परिणाम संभावित हमारे सामने आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुलना भी राजनीति में करें तो कुछ अर्थपूर्ण हो, तभी उन तुलनात्मक परिस्थितियों को या उस व्यवस्था को अपनाना होता है।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे देखें तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्रक्रियाओं के तर्कसंगत आधार पर एक ही वर्ग में रखते हैं तो उनके विभिन्न अंशों में समानता असमानता के आधार पर किसी निश्चित नियम और प्रवृत्ति के बारे में परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं और हमारी कार्यविधि को तुलनात्मक पद्धति की संख्या दी जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तर्कसंगत आधार पर यानी तर्क करके हम इसको तुलना करते हैं तो उसका बेस एक आधार का होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि सरपंच और प्रधानमंत्री की तुलना करें तो वो तर्कसंगत नहीं हुआ। तर्कसंगत वो होगा जिसमें समानता भी हो कुछ और फिर तुलना करें। तो इस बारे में तुलनात्मक पद्धति के अर्थ को और स्पष्ट करते हुए अरेंड लिफर्ड जो महोदय हैं राजनीति शास्त्री, वो क्या कहते हैं उनके बारे में उनके विचार देखिए कि तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी प्रवृत्तियों को स्थिर रखते हुए दो या दो से अधिक प्रवृत्तियों के बीच साम्य, ठीक है ना, साम्य या सामान्य अनुभव संबंध की स्थापना करने की विधि है। और आर्थर केल्जरबर्ग ने भी तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक रूप बताया है। और लॉसवेल आमंड ने क्या कहा है कि इस अध्ययन पद्धति यानी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति मानते हुए लिखा है कि तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुलनात्मक पद्धति है कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता से संबंधित, क्योंकि वैज्ञानिक भी तर्क वितर्क और क्रमबद्ध के साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी हम तुलना कर रहे हैं और ये कहा गया है आमंड ने कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से अलग हो ही नहीं सकती है। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति से जुड़ा आपका जो बड़ा प्रश्न है तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और ध्यान में रखना इस चीज़ को। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो बात कही है वो आपको ध्यान रखनी है कि किस विद्वान या किस महोदय ने क्या कहा है। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन के बारे में उपयुक्त विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा तुलनात्मक पद्धति की प्रकृति का चित्रण नहीं करती है। वस्तुतः तुलनात्मक पद्धति की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित अधिक प्रवृत्तियों में परस्पर आनुभाविक संबंध स्थापित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें तुलना की सभी इकाइयों से संबंधित अन्य सभी प्रवृत्तियों को स्थिर रखा जा सकता है। यानी ये जो उन्होंने अर्थ दिया यानी उन्होंने जो अर्थ समझा उससे भी आगे जाकर है, क्योंकि इसमें हम लोगों की राजनीतिक व्यवहार को समझते हैं। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति में राजनीतिक व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय। जब भी हम तुलना करते हैं किसी क्षेत्र में तो वहाँ की लोगों की अनुभाविक साक्ष्य अनुभव और उनके व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। अब हम आगे और देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा गौर से हम इसको ध्यान से रखेंगे और समझेंगे। तो तुलनात्मक पद्धति के संबंध में उपयुक्त विवेचन होने के बाद हमें जो विशेषता दिखाई देती है तुलनात्मक पद्धति की, तो पहली विशेषता तुलनात्मक राजनीति की क्या है? तो पहली, तुलनात्मक पद्धति को एक निश्चित पद्धति माना जाता है, ठीक है ना, एक फिक्स पद्धति है और इससे रिजल्ट भी कन्फर्मली सामने आता है। और इसकी गणना किसकी यानी वैज्ञानिक पद्धति की गणना है, मतलब जो अध्ययन ये तुलनात्मक पद्धति है उसकी तुलना वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है, जैसे अभी आमंड और पॉवेल ने कहा था। तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति के समतुल्य है। तुलनात्मक पद्धति को प्रवृत्तियों के मध्य अनुभाविक संबंधों खोजने की पद्धति माना गया। यानी तुलनात्मक पद्धति है वह लोगों के अनुभव के साथ तुलना करता है, यानी उन लोगों के व्यवहारों को भी जाना जाता है। तो अध्ययन पद्धति जो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है लोगों के अनुभव और व्यवहार की भी तुलना करती है और उनको बेहतर तुलना के तौर पे परिणाम दिए जाते हैं। फिर चौथी विशेषता आती है कि यह एक संकीर्ण और विशिष्ट पद्धति न होकर, यानी ऐसा नहीं कि शॉर्ट है और इसमें छोटे बड़े से क्षेत्र को शॉर्ट में समझा के निपटा जाता है, नहीं, यह अध्ययन पद्धति है वो काफ़ी विस्तृत है और उसमें वो सभी तत्व मौजूद हैं जो एक अध्ययन पद्धति को बेहतर बनाते हैं और ये सामान्य पद्धति भी मानी जाती है। तो आप ये यहाँ तक तो समझ गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है तुलनात्मक राजनीति को हमें पढ़ना, या हम इसको यहाँ पे एक हेडिंग पॉइंट से समझते हैं कि तुलनात्मक पद्धति की आवश्यकता, क्यों ज़रूरी है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, तो वो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ पहला पॉइंट और हेडिंग है कि तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक पद्धति की ज़रूरत क्यों है तुलनात्मक पद्धति की आवश्यकता। तो इसका पहला पॉइंट ही हमारे सामने ये इसको स्पष्ट कर रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य की समानताओं असमानताओं को समझना। बिल्कुल, राजनीतिक व्यवस्था जितनी भी है उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और इक्वल क्या हैं, यानी समानता और असमानता को हम बेहतर समझने के लिए क्या जरूरी है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। तो यहाँ पे यही चीज़ सामने भी आती है और कहते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में अनेक राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं और एक ही नाम या एक ही स्वरूप वाली राजनीतिक संस्थाएं भी अनेक देशों में कार्य करती है, परंतु उनके कार्यों में एक समान नहीं होते। प्रत्येक संस्था के क्रियाकलापों पर अनेक ऐसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है जो समय समय पर बदलते रहते हैं और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से इन संस्थाओं की यथार्थ स्थिति की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है और आप इस पहले पॉइंट से समझाइए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य की जो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है अपने देश की है या दूसरे देश की, उनके मध्य कॉमन चीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है, उसको समझना है, तभी हम एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था ला सकते हैं और उस संस्थाओं को एक अच्छी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो ये पहली जो पॉइंट है, इससे हम पता लगता है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या तुलनात्मक पद्धति क्यों जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए आपके सामने है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हमें क्यों जरूरत है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की, क्यों जरूरत है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की, तो उसको देखें। संतुलन की स्थापना। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा अगर किसी एक क्षेत्र की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है तो हम दूसरे देश की व्यवस्था संस्थाओं की तुलना करके उसमें की कमियां ढूंढेंगे कि क्यों एक देश की तुलनात्मक क्यों एक देश की जो संस्था है वो कमज़ोर है और वहाँ के लोग ज़्यादा कह सकते हैं सभ्य नहीं है या संतुष्ट नहीं उस राजनीतिक व्यवस्था से। तो इसलिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के द्वारा हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं और इसके द्वारा हम उनकी जो संस्था है, राजनीतिक संस्था है, उसमें संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के द्वारा अनेक अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं और वहाँ के वातावरण व्यवस्थाओं में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्यों जरूरी है। तो तीसरा कारण ये बताता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की मांगों की प्रकृति को समझना। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रकृति है वह क्या मतलब क्या डिमांड है उसकी, ठीक है ना, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हर संस्था है वो अपने आप में बदलाव लाती है और उस अकॉर्डिंग हमें उसको समझना है, उसकी प्रकृति को समझना है, तभी तुलनात्मक राजनीति हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और तुलनात्मक जो अध्ययन पद्धति है वह हमें ये समझाती है कि प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग हमसे क्या उम्मीद करती है। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी समाज में औद्योगिकरण आधुनिकीकरण के कारण इस प्रकार के नए समूह बन जाते हैं और संगठित हो जाते हैं जो अपनी शक्ति के द्वारा अधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था एवं उसकी संस्थाओं के लिए ये एक आवश्यक महत्वपूर्ण चुनौती है कि यदि इन मांगों को सामंजस्य और संतुलन रखने के सफल हो जाए तो इनको पूर्ण करने में समर्थ रहती है और ये ठीक तरह से काम भी करती है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जब प्रकृति ज़रूरत महसूस करती है राजनीतिक संस्थाओं के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, उन लोगों के व्यवहार को जानना भी जरूरी है। तो हम उनकी मांगों को तभी समझ पाते हैं जब तुलनात्मक अध्ययन के अनुरूप में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट जिससे हम तुलनात्मक राजनीति की ज़रूरत को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को। तो चौथा पॉइंट कहता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की चुनौतियों को समझना। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। समय के ऊपर राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी चैलेंजेस आते हैं, तो उस चैलेंजेस को हमें समझना है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो चुनौतियाँ हैं अगर उन चुनौतियों को समझे बिना ही इग्नोर किया तो वे हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो तुलनात्मक अध्ययन जो तुलनात्मक पद्धति है वो काफ़ी हद तक हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो चुनौतियाँ हैं उनसे लड़ने की एलिजिबिलिटी प्रदान करती है। तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखें, आज प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्थाओं के समक्ष अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियां हैं और आर्थिक उदारीकरण और वैज्ञानिकरण तकनीकरण विकास ने इस प्रकार की चुनौतियों को एक और अधिक स्तर पर बढ़ा दिया गया। तुलनात्मक पद्धति के कारण विश्व के अविकसित और विकासशील और विकसित देशों में आर्थिक तकनीकी विकास की दिशा समरूप ही वास्तविक विवेचना की जा सकती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में हलचल उथल पुथल होती है और अनेक चुनौतियाँ आती हैं। तो एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति बहुत ही अच्छी है जिसके द्वारा हम
जो आने वाली संभावित चुनौतियां हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं में, वहाँ के क्षेत्रों में, तो उसको अच्छे से समाधान किया जा सकता है और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए राजनीति के अंतर्गत उन शासन व्यवस्थाओं के अंदर तुलनात्मक पद्धति बहुत ज़रूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें और वीडियो को आगे से आगे सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।